नमस्कार, आवाज समाचार में आपका स्वागत है। मैं हूं मनोज श्रीवास्तव। खबरों की शुरुआत करते हैं इस वक्त की हेडलाइंस के साथ। जंग के बीच अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का बयान, ईरान के ऊर्जा प्लांट पर हमले का प्लान 5 दिन के लिए टाला। कहा, जंग खत्म करने पर 2 दिन चली बातचीत। ईरानी मीडिया ने ट्रंप के बातचीत के दावे को किया खारिज। का ये प्रयास रहा है कि पेट्रोल, डीजल और गैस की सप्लाई बहुत ज्यादा प्रभावित न हो, देश के सामान्य परिवारों को परेशानी भी कम से कम हो, इस पर हमारा फोकस रहा है। ईरान युद्ध से भारत के सामने अप्रत्याशित चुनौतियां। लोकसभा में बोले पीएम मोदी, कच्चे तेल और गैस की सप्लाई पर पड़ रहा है असर, लेकिन देश में 53 लाख मीट्रिक टन से ज्यादा क्रूड का रिजर्व। ट्रंप के अल्टीमेटम से बाजार में हड़कंप। सेंसेक्स निफ्टी भारी गिरावट के साथ बंद। निफ्टी की 11 महीने के निचले स्तर पर क्लोजिंग। मिड कैप स्मॉल कैप शेयरों में भारी बिकवाली। डॉलर के मुकाबले रुपया रिकॉर्ड निचले स्तर पर। 93 रुपये 58 पैसे पर $1 का भाव। महंगे क्रूड से इंपोर्ट बिल को बढ़ने की आशंका से बढ़ा दबाव। 1 महीने में रुपया 17% टूटा। मार्केट रेगुलेटर सेबी की बोर्ड बैठक में बड़े फैसले। सोशल इंपैक्ट फंड में अब निवेशक 1000 रुपए से भी कर पाएंगे निवेश। सेबी ने एफपीआईज के लिए नेट सेटलमेंट को दी मंजूरी। इनसाइडर ट्रेडिंग पर बढ़ाई और सख्ती। एचडीएफसी बैंक के मुद्दे पर बोले सेबी चेयरमैन तुहिन कांत पांडे। कहा, इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स को करना होगा कोड ऑफ कंडक्ट का पालन। इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स को माइनॉरिटी शेयर होल्डर्स का होना चाहिए प्रोटेक्टर। जिम्मेदारी के साथ काम करें इंडिपेंडेंट डायरेक्टर। रुपए में गिरावट का असर। विदेशों से आयात करना हुआ महंगा। मोबाइल, लैपटॉप, एसी, फ्रिज हो सकते हैं महंगे। 10% तक बढ़ सकते हैं दाम। युद्ध और रुपए में कमजोरी ने महंगा किया समर वेकेशन। हवाई किराया 15% तक बढ़ा। विदेश में होटल, वीजा, फीस का बजट बढ़ा। आगे और महंगा हो सकता है घूमना फिरना। पश्चिम एशिया में भड़की जंग के बीच राहत वाली खबर आई है। ईरान को 48 घंटे का अल्टीमेटम देने वाले ट्रंप के सुर अचानक बदल गए हैं। उन्होंने सोशल मीडिया पर जानकारी दी है कि पिछले 2 दिनों से अमेरिका और ईरान के बीच बहुत अच्छी और रचनात्मक बातचीत हुई है। ट्रंप ने अमेरिकी रक्षा विभाग को निर्देश दिया है कि ईरान के पावर प्लांट्स और ऊर्जा ठिकानों पर होने वाले हमलों को 5 दिन के लिए टाल दिया जाए। ट्रंप के इस रुख के बाद दुनिया भर के बाजारों में तेजी देखी जा रही है। वहीं कच्चे तेल की कीमतों में भारी गिरावट भी देखने को मिली है। ट्रंप के इस बयान से क्या मायने हैं, इस पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ जुड़े हैं पूर्व डिप्लोमेट प्रभु दयाल और मार्केट एक्सपर्ट सुनील सुब्रमण्यम। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। दयाल साहब, पहला सवाल आपसे, ये जो कुछ हो रहा है, ट्रंप ने कहा 4-5 दिन के लिए, माफ कीजिए, अभी एम्बेसडर प्रभु दयाल से हम कांटेक्ट करते, इससे पहले हमारे साथ सुनील सुब्रमण्यम साहब हैं। सुनील जी, ये तो हो गया अभी जो ट्रंप ने कहा। एक तो उनकी बातचीत क्या समझ पा रहे हैं आप, दूसरी बात दुनिया के बाजारों ने तो सलामी दे दी, क्रूड भी जो है वहां भी नरमी देखने को मिल गई। क्या सिचुएशन देख रहे हैं इस वक्त आप? ये सिचुएशन में खाली एक ही कंक्लूजन है कि इससे अब वर्स नहीं होगा 5 दिन के लिए, क्योंकि ये ट्रंप ने 2 दिन पहले लगाया, तब बातचीत कहाँ थी। तो इसकी क्रेडिबिलिटी ऑफ जो कह रहे हैं ना, उसमें बहुत डाउट है। और ईरान की तरफ से भी वो अभी थूक रहे हैं, जो भी कह रहे हैं, क्योंकि नहीं, हमने जो थ्रेट दिया था उसके कारण ट्रंप बैक डाउन कर रहे हैं। और तीसरा प्लेयर जो है, जो वॉर को शुरुआत किया था, इजराइल, उससे अभी कुछ बयान आया नहीं है। तो मैं कहूंगा कि ये ट्रंप की तरफ से कि अब एस्केलेशन और नहीं करेंगे, मगर गिन चुन के उन्होंने अपने शब्दों को चुना है, क्योंकि उन्होंने पावर इंस्टॉलेशन और एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर पे हमला को बंद किया है। अभी मिलिट्री इंफ्रास्ट्रक्चर के हमला क्या जारी रहेगा?
ये भी पता नहीं। तो इनकी जो ट्वीट है वो इतनी क्लैरिटी नहीं है, खाली ये कि 5 दिन का मुहूर्त है, तो इसलिए ऑयल मार्केट में पॉजिटिव रिएक्शन देखा आपने, गिफ्ट निफ्टी में भी पॉजिटिव है। तो वो बात है कि बट ये क्या टिकेगी, ये आपको आने वाले दिन में 2-3 चीज देखनी पड़ेगी कि इसराइल क्या कहता है, ईरान ऑफिशियली क्या कहता है, और दूसरी बात है कि 5 दिन के बाद क्या। 5 दिन में ये थोड़ी वॉर की प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी ना, क्योंकि इसराइल का तो कोई अलग ये है, यूएस का अलग है। और इनकी देखिए, जो पहले इन्होंने कहा था कि हमें रेजिम चेंज चाहिए, फिर कह रहे थे कि नहीं मुझे उधर से कोई रिवोल्ट होना गए, क्या उनकी गोल्स है वॉर के अंदर, यही तय नहीं हुआ है। तो ये मिस्टर ट्रम्प की ट्वीट से मैं कहूंगा कि बहुत सारा साइड में हाथ में एक नमक का बोतल रखना चाहिए और उसको उसी हिसाब से लेना चाहिए। आपके लिए राहत है तो कल मार्केट जरूर पॉजिटिव खुलेगी, वो तय है। मगर परसों कैसा होगा मार्केट, ये हम नहीं कह सकते, बिकॉज अगला ट्रम्प का ट्वीट आ सकता है या इसराइल से बयान आ सकता है कि, और इसराइल का झगड़ा जो चल रहा है वो खाली ईरान के साथ नहीं है, हिजबुल्लाह और लेबनान के साथ भी चल रहा है। तो ये सब कॉम्प्लिकेट करती है चीजों को। मगर कल के माहौल से, जहां पर 48 घंटे के अंदर एक भयंकर एस्केलेशन सामने दिख रही थी, वहां से राहत मिल गई है जरूर। वो कहना तो एक रिलीफ सा रैली कल शायद देख सकें। सेकंड चीज जो रैली का कारण हो सकता है वो है कि आज भयंकर शॉर्ट्स क्रिएट हो चुके होंगे मार्केट में, तो इतनी भयंकर गिरावट थी तो शॉर्ट सेलर्स जरूर आगे होंगे। तो कल एक शॉर्ट कवरिंग, नेचुरली ये बाउंस बैक के कारण शॉर्ट कवरिंग का रैली थोड़ा निफ्टी को आगे भी ले सकता है। तो कल के लिए पॉजिटिव आउटलुक उतना ही लेना है, उससे आगे परसों का दिन के बारे में भी हम अभी कुछ नहीं कह सकते। जी, तो ट्रंप ने जो इशारा किया है उसमें इतनी सी राहत जरूर है कि जो 48 घंटे का अल्टीमेटम दिया था तो थोड़ा सा एंटी क्लाइमेक्स के जैसा, उससे उलट ये मामला। लेकिन थोड़ा और इसको ठीक से समझते हैं, हमारे साथ एम्बेसडर दयाल जुड़ गए हैं। एम्बेसडर दयाल, आपका क्या ख्याल है अभी जो लेटेस्ट डेवलपमेंट आया है ट्रंप की तरफ से? हालांकि ईरान से कुछ उसकी पुष्टि नहीं हुई है, इजराइल से कुछ पॉजिटिव बात निकल कर नहीं आई है, बल्कि ईरानी मीडिया तो कह रही कि ऐसा कुछ हुआ ही नहीं है। इजराइल ने भी एक दावा किया है कि हमने वहाँ तेहरान में अटैक किया है। तो ये पूरा माहौल अभी आप क्या समझ पा रहे हैं, पल्स क्या कह रहा है? देखिए, माहौल अभी भी बहुत खराब है, लेकिन अगर ट्रम्प साहब ये कह रहे हैं कि वो 5 दिन की मोहलत दे रहे हैं और ये वो जो वो उस पर रुकाव लगाएंगे, तो अच्छी बात है। कोई नहीं चाहता कि ये लड़ाई चलती रहे, सबके हित में यही है कि खत्म हो और लाइफ नॉर्मल हो। लेकिन देखिए, ईरान जो है वो उसकी तो ये हालत है ना कि जो जला है वो फूक फूक के फिर पीता है दही को भी। तो ईरान पे पिछले साल जून में इतना बड़ा अटैक हुआ था जब बातचीत चल रही थी अमेरिका के साथ। फिर इस साल जब ओमान ने कहा है कि बिल्कुल डील अचीव हो सकती थी, डील फाइनलाइज हो रही थी, तब 28 फरवरी को इतना जबरदस्त अटैक किया जिसमें ईरान के सुप्रीम लीडर भी मारे गए और तमाम उनके साथ के टॉप पॉलिटिकल और मिलिट्री लीडर्स भी मारे गए। तो इस वजह से ईरान किसी तरह से जो है वो अमेरिका की बात पे यकीन नहीं आसानी से करता है। और ईरान ने कह दिया कि हमने तो कोई ऐसी बातचीत के बारे में हमने कोई कहा ही नहीं है कि हम तैयार हैं एग्रीमेंट के लिए। और तो अभी हालत जो है वो बड़ी अनसर्टेन है और इजराइल की तरफ से भी कुछ इस पे कॉन्फर्मेशन नहीं आया है कि वो लड़ाई रोकेंगे। लेकिन जो ट्रम्प साहब, मुझे लगता है कि ये डर गए, क्योंकि इन्होंने कहा तो ये था कि वो जो है अगर ईरान स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज नहीं खुलता तो वो ईरान के पावर स्ट्रक्चर पे जबरदस्त पूरा बॉम्ब करेंगे और वहां पे पावर खत्म कर देंगे। तो ईरान ने कहा था कि हम भी जवाब भी कार्रवाई करेंगे और जो गल्फ स्टेट वगैरह हैं इनमें सब हम यही कर देंगे, वहां के पावर स्ट्रक्चर भी उड़ा देंगे। तो ट्रम्प जो है उन्होंने कह कुछ ज्यादा दिया था, उतना वो करने की क्षमता नहीं रखते हैं। तो इसीलिए वजह से उन्होंने ये बातचीत की कि भाई हम 5 दिन का वो है मोरेटोरियम है, रोक दे रहे हैं और बातचीत होगी। तो मुझे कुछ लगता है कि ट्रम्प जो है वो घबराए हैं अपने कहने पे, वो ज्यादा कह गए थे, उतना
करने की उनमें ताकत नहीं है, क्योंकि जो ओवरऑल कॉन्सिक्वेंसेस हैं वो बहुत खराब होते। अभी देखना है कैसे हालात आगे बढ़ते हैं। देखना है। लेकिन अम्बेडकर दयाल, ये बताइए कि जब ये बयान जैसे ही आया उसके बाद से जो इमीडिएट प्रतिक्रिया हम लोग देख रहे हैं, ख़ास करके यहाँ देख रहे हैं बाज़ारों में, दुनिया भर के बाज़ारों में, हमारा गिफ्ट निफ्टी, ब्रेंट के प्राइसेस, इन सब में हमें एक पॉजिटिव रिएक्शन देखने को मिला। तो अब सवाल ये है कि आगे देखना है तो हमें क्या देखना है? अगर कोई पॉजिटिव डायरेक्शन में सिग्नल्स आएंगे तो किस तरीके से आएंगे, क्या देखें, हमें उससे कुछ पता चलेगा कि पॉजिटिव है मामला, या फिर क्या देखें या दिख जाए तो हमें मानना चाहिए कि नहीं, मामला तो वैसे ही पहले जैसा गड़बड़ है या उसमें बहुत ज़्यादा सुधार की गुंजाइश नहीं है? मतलब आगे क्या संकेत हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं? देखिए, आज की रात बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर अटैक जारी रहते हैं तब तो फिर जो उम्मीदें जगी थी वो खत्म हो जाएंगी, लेकिन अगर आज की रात अटैक्स पे रुकावट रहती है और दोनों तरफ रिस्ट्रेंट की पॉलिसी अपनाई जाती है तब तो अच्छी बात है। तब ये हम उम्मीद कर सकते हैं कि लड़ाई रुकने के जो आसार है वो अच्छे हैं, दोनों साइड बातचीत करने के लिए शायद तैयार हैं। ये तो अच्छी बात है, क्योंकि कोई नहीं चाहता कि ये लड़ाई चलती रहे। देखिए, सबकी जो ग्लोबल इकोनॉमिक सिचुएशन है उससे कुछ परेशानियां बढ़ी हुई हैं सब देशों की, और भारत तो बहुत चिंतित है क्योंकि हमारी जो ऑयल की, गैस की सप्लाईज हैं, उसके अलावा हमारा जो इतना बड़ा डायस्पोरा है 10 मिलियन का जो रहता है पूरे अरब में, इनको कितना नुकसान होगा, इनको कैसे हम बचाएं, ये तो बड़ी परेशानी। आज तो प्रधानमंत्री जी ने पार्लियामेंट में स्पीच में भी ये कहा। तो अगर ये रुकती है लड़ाई तो बहुत अच्छा। आज की रात जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। तो जी, आज की रात बहुत भारी है, लेकिन आज की रात अंतिम है ऐसा तो नहीं कह सकते इस युद्ध के सिलसिले में। जी, लेकिन बड़ा इंपॉर्टेंट सिग्नल आएंगे। अगर जो है रुकने की जो बात होती है, कोई फायर नहीं है, कोई अटैक नहीं हो रहे, तो अच्छी बात है। लेकिन होते तो फिर जरा फिर देखना पड़ेगा कि आगे क्या होता है। ठीक है, तो डिप्लोमेटिकली या स्ट्रेटेजिकली या युद्ध के लिहाज से इस तरीके से देखना चाहिए। लेकिन हम देख रहे हैं दुनिया भर के बाजारों में जो सलामी चल रही। सुनील जी, आपने कहा कि चलिए कल थोड़ी शॉर्ट कवरिंग दिखने को मिल सकती है आपके हिसाब से, लेकिन मार्केट क्या देखना चाहता है? ये जो सिग्नल अभी मिला है, ऐसा लगता है कि आप तो इस पे बहुत ज़्यादा कन्विंस नहीं है, तो मार्केट क्या देखना चाहता है जिससे कि मार्केट को एक अच्छा कन्विक्शन मिले आगे बढ़ने के लिए? को चाहिए कि हॉर्मुज स्ट्रेट का मामला खत्म हो जाए, यानी या वो गठबंधन में हम कहेंगे कि वी एग्री टू डिसएग्री, मगर हॉर्मुज स्ट्रेट में हम अलाउंगे जहाज को, ईरान और अमेरिका और इजराइल एक गठबंधन में, बाकी की चीजें रहने दो, मगर हॉर्मुज स्ट्रेट के ऊपर हम नहीं हमला करेंगे और जहाजों को अलाउ करेंगे। ये राहत चाहिए मार्केट को, बिकॉज अल्टीमेटली इंडिया के लिए तेल का दाम सबसे अहम है, क्योंकि 85% से ज्यादा हम इंपोर्ट करते हैं और ऑलरेडी एलपीजी में प्रॉब्लम्स है, बिकॉज कतार की जो एलएनजी टर्मिनल पे जो वॉर हुआ है उसको 2.5-3 साल लगेंगे वापस एलएनजी प्रोडक्शन को लाने में। तो ये इंडिया के लिए तेल सबसे बड़ा एक इम्पोर्टेंट चीज है। और या फिर ये वॉर आगे बढ़े और अमेरिका और इजराइल हॉर्मुज स्ट्रेट के ऊपर कब्जा कर ले और ओपन कर ले, यानी जीत वो करे कि हमें हॉर्मुज कंट्रोल में आ गया, बाकी का बाद में देखेंगे। और ये सिंगल एक फैक्टर है। और वहां पर तेल का कमी में देख रहा हूँ, आप देखिए अपने स्क्रीन में दिखा रहे हैं $103 है अभी, यानी ये 96 तक गिरकर, इनिशियल खबर पर 96 तक गिरकर अब $7 बढ़ गई है। तो देख रहे हैं कि टिक के नहीं रहा। नहीं, आप कह रहे हैं मेरी उम्मीद ज्यादा नहीं है, क्योंकि देखिए अभी कितने चंद घंटों में तो $12 से ज्यादा गिरावट, फिर वापस $7 की बढ़त। तो क्लियरली ठीक है, आप जो कहना चाह रहे हैं वो दिख भी रहा है सुनील जी, और अब सही बात आपने कही, जिसकी कि आज तो कम से कम कोई चर्चा नहीं हुई, वो है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज, जो सबसे बड़ा कंसर्न है हमारा। बहुत बहुत शुक्रिया आपका अम्बेडकर दयाल, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। और ये बातचीत आप बड़े फॉर्म में देख सकते हैं, और भी एक्सपर्ट्स होंगे आज आवाज़ अड्डा में। 44 घंटे का अल्टीमेटम और फिर अचानक यू टर्न,
तो ट्रंप की बात, ईरान की बात, इजराइल की बात, डिटेल में पूरे पश्चिम एशिया की बात, व्यापार की बात, तेल की बात, सब कुछ होगा ट्रंप का यू टर्न। जरूर देखिए शाम 7:57 पर। और आज मार्केट रेगुलेटर सेबी की बोर्ड बैठक में कई बड़े फैसले हुए हैं। सेबी चेयरमैन तुहिन कांत पांडे ने बताया कि सोशल इम्पैक्ट फंड में निवेश के लिए अब 2 लाख रुपए के बजाय 1,000 रुपए से निवेश शुरू किया जा सकता है। इसके अलावा सेबी ने एफपीआईज को नेट सेटलमेंट की मंजूरी दे दी है। साथ ही सेबी ने इनसाइडर ट्रेडिंग पर और सख्ती करते हुए इनसाइडर की परिभाषा को और बड़ा कर दिया है। इससे अब कंपनी के चेयरमैन भी इसमें शामिल हो जाएंगे। Individual investors in social impact fund today, they can make, they have a minimum requirements of rupees 2 lakh. But the zero coupon, zero principal instruments, minimum application size is 1,000 rupees under ICTR. So we have brought it in consistence with that, which means that retail can participate in social impact fund, particularly in in issues which are going through the social stock exchange, at a value of minimum value of rupees 1,000 instead of rupees 2 lakhs currently. Investments in equity and equity related instruments in commercial ventures, including unlisted companies, must be fully liquidated or kept frozen during the tenure of the chairman or the WTMs. Vested options, if any, must be exercised before joining SEBI. 4. Chairman and WTMs to be brought within the definition of insider. और सेबी की इस बोर्ड बैठक को कवर कर रही थी हमारी सहयोगी कंचन नौटियाल। डिटेल बताएंगी कंचन। बताएं कंचन, क्या है आपके पास? जी, काफ़ी सारी जो डेवलपमेंट्स है वो यहाँ से निकल के आई है। सबसे पहले अगर हम बात करें एआई फंड्स की, तो यहाँ पे एक बड़ी राहत जो है वो बनती हुई दिखाई दी है। पहले हमने देखा था कि फंड खत्म होने के बाद जो सारा पैसा था वो लौटाना ज़रूरी था, लेकिन अब टैक्स या फिर कोर्ट केस पेंडिंग हो तो पैसा रोकने की जो छूट है वो मिलती हुई दिखाई देगी। अगर दूसरी की डेवलपमेंट देखी जाए तो जो एफपीआईज है उनके इन्वेस्टमेंट को काफ़ी बड़ा जो तोहफा है वो मिलता हुआ दिखाई दिया है। पहले हम देखते थे कि जो भी पहले बाइंग या सेलिंग होती थी तो उसके लिए अलग अलग पैसा देना होता था, लेकिन अब यहाँ पे नेटिंग हो गई है, यानी कि खरीद और बिक्री के हिसाब जो है वो आपस में ही एडजस्ट किया जाएगा। और ये जो नियम है दिसंबर 2026 से हमें लागू होता हुआ दिखाई देगा। और सोशल इम्पैक्ट की जैसे यहाँ पे अभी सेबी चेयरमैन ने भी बात की है, अब वो कम से कम जो है वो हो गया है 1,000 रुपए का, जो कि पहले था 2 लाख रुपए का, यानी कि जो आम आदमी है वो अब सोशल इम्पैक्ट थीम्स में भी इन्वेस्ट जो है वो कर पाएगा। वहीं अगर हम बात करें इंफ्रास्ट्रक्चर फंड की, तो यहाँ पे भी बड़ी राहत जो है वो मिलती हुई दिखाई दी है। प्रोजेक्ट खत्म होने के बाद भी फंड जो है पहले फंसा रहता था, लेकिन अब 1 साल का जो टाइम है वो मिलता हुआ दिखाई देगा नया प्रोजेक्ट लेने के लिए। वहीं अगर हम बात करें मार्केट में कौन काम कर सकता है, यानी कि फिट एंड प्रॉपर नियम जो है वो भी बदले गए हैं। पहले हम देखते थे कि एफआईआर दर्ज होते ही काम करने पे रोक लग जाती थी, लेकिन अब कोर्ट में दोषी साबित यानी कि गिल्टी साबित होने पर जो रोक है वो आपको लगती हुई दिखाई देगी। वहीं जो सेबी के एग्जीक्यूटिव्स हैं उनके लिए भी जो रूल्स हैं वो यहाँ पे बदलते हुए दिखाई दिए हैं। अब जो रूल्स है वो सेबी चेयरमैन के लिए जो है वो शेयर्स नहीं खरीद सकते हैं, परिवार के लिए यानी कि जितने भी स्पाउसेस हैं, फैमिली मेंबर है, उनके लिए भी जो रूल्स हैं वो लागू होते हुए दिखाई देंगे। तो काफ़ी सारी की डेवलपमेंट्स है यहाँ पे हमें देखने को मिली है, जहाँ से हमें ईज ऑफ डूइंग बिजनेस जो है वो होता हुआ दिखाई देगा। बहुत बहुत शुक्रिया कंचन। बढ़ते हैं आगे। सेबी चेयरमैन तुहिन कांत पांडे ने एचडीएफसी बैंक के मामले में कहा है कि इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स को कोड ऑफ कंडक्ट का पालन करते हुए जिम्मेदारी से काम करना चाहिए और अपनी चिंताओं को बोर्ड मीटिंग के रिकॉर्ड में दर्ज कराना चाहिए। Vote for IDs under Schedule I-4, where IDs are required to adhere a certain code of conduct. And IDs have, where they have, in this code, it's written that where the IDs have any concerns about the running of the company or a proposed action, ensure that they are addressed by the board, and to that extent that they are not resolved, insist that their concerns are recorded in the minutes of the board meeting. और बुलेटिन यहाँ पे लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक, लेकिन खबरें अभी और भी हैं। बने रहिए CNBC आवाज के साथ।
वेलकम बैक। रिलायंस कम्युनिकेशन फ्रॉड पर जांच एजेंसी के ढीले ढाले रवैये पर सुप्रीम कोर्ट ने फटकार लगाई है। कोर्ट ने जांच एजेंसियों को समय से जांच पूरी करने के निर्देश दिए हैं। ईडी को 1 महीने के अंदर सुप्रीम कोर्ट को रिपोर्ट देनी होगी। और आज कोर्ट में जो कार्रवाई हुई उसकी डिटेल बता रहे हैं असीम मनचंदा। रिलायंस कम्युनिकेशन में फ्रॉड की जांच कराने के लिए सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दायर की गई थी। इस याचिका में कहा गया था कि कोर्ट इस जांच को खुद से ही मॉनिटर करे। आज जब इस मामले की सुनवाई हुई तो सबसे पहले याचिकाकर्ता ने कहा कि सेबी ने इस मामले में अपनी रिपोर्ट दे चुकी है कि इस मामले में मनी लॉन्ड्रिंग हुई है, लेकिन अभी तक कोई भी गिरफ्तारी नहीं हुई है। तो जो सरकार है उसने इसका विरोध किया। सरकार का कहना था कि इस मामले में जांच अभी चल रही है, हम ऐसे ही किसी को गिरफ्तार नहीं कर सकते। जब हमें लगेगा कि किसी को गिरफ्तार करने का सही समय आया तब हम उसे गिरफ्तार करेंगे। इस मामले में ऑलरेडी 15,000 करोड़ रुपए की संपत्तियां जब्त की जा चुकी है। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने जांच एजेंसियों को फटकार भी लगाई। उन्होंने कहा कि जांच एजेंसियां इस मामले में बहुत स्लो काम कर रही है और उनको टाइम बाउंड मैनर में अपनी जांच जो है उसको पूरा करना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने बाकी जितनी एजेंसियां उन्हें कहा कि आप ईडी को सहयोग करें और ताकि ईडी अपनी जांच को टाइम बाउंड मैनर के अंदर पूरा कर सके। तो ईडी को कहा है कि आप 1 महीने के अंदर अपनी रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट के सामने रखेंगे और अब सुप्रीम कोर्ट इस पूरे मामले की सुनवाई 1 महीने के बाद करेगा। खेती की इनकम दिखाकर अब कोई टैक्स चोरी नहीं कर पाएगा। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट और इसरो ने इस पर विशेष MOU साइन किया है। हमारे संवाददाता केतन जोशी ने अहमदाबाद इसरो के डायरेक्टर नीलेश देसाई से एक्सक्लूसिव बातचीत की। इनकम टैक्स में जो लोग धांधली करते हैं, चोरी करते हैं, खास करके जो एग्रीकल्चर इनकम गलत तरीके से बताते हैं, धांधली होती है, चोरी होती है, उसको पकड़ने के लिए, उसके बारे में जानकारी देने के लिए इसरो किस तरह से मदद कर सकता है, तो इसके लिए ये MOU किया गया है। वर्ल्ड में कोई भी सैटेलाइट द्वारा जो डेटा रिमोट सेंसिंग के द्वारा एक्वायर किया गया है उसका उपयोग करके हम ये तकनीक का उपयोग करके इनकम टैक्स ऑफिस को बता सकते हैं जो लोग क्लेम कर रहे हैं एग्रीकल्चर इनकम टैक्स में जो राहत की, तो वो रियली वर्थ है कि नहीं, उनको सही बोल रहे हैं कि नहीं, तो वो ये डेटा के एनालिसिस के माध्यम से पता लग जाएगा। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, लेकिन यहाँ पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। आप भी अपडेट रहिए खबरों से और इसके लिए जुड़े रहिए CNBC आवाज के साथ। नमस्कार।